स्वागत है आप सभी का स्टडी ब्लॉग यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास, जिसका प्रथम अध्याय है क्या, कब, कहाँ और कैसे। जानेंगे कुछ अतीत के बारे में दिलचस्प बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं, यानी कि लोगों ने रहना कहाँ से शुरू करा था, तो वो जगह थी नर्मदा नदी। यानी सबसे पहले लोग कहाँ रहे थे, वो थी नर्मदा नदी। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट यानी कि शिकार भी करते थे। ये लोग जो थे वो नर्मदा नदी के आसपास इन्होंने रहना शुरू किया था और यहाँ पे वो जड़, फल जो है ऐसी चीज़ों को, जंगल से मिलने वाली चीज़ों को खाया करते थे। जानवरों को आखेट करके भी खाया करते थे और उसको वो स्टोर भी करते थे, यानी संग्रह करके भी रखते थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। इस क्षेत्र में कुछ एक ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 साल पहले कृषि की शुरुआत हुई। यानी कृषि की शुरुआत कब हुई, तो लगभग 8000 साल पहले उत्तर पश्चिम में सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ, यहाँ पर सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना शुरू किया गया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। मतलब इन्होंने कृषि भी करी। कृषि में इन्होंने सबसे पहले यानी खेती बाड़ी करी। सबसे पहले गेहूं और जौ को उपजाया और साथ ही साथ में यानी कृषक के साथ साथ ये लोग पशुपालक भी थे। इन्होंने कुछ जानवरों को भी पालतू बनाया। अहिंसक जानवर हुआ करते थे, उनको इन्होंने पालना भी शुरू किया था। ये लोग गाँव में रहते थे, मतलब ये जो इलाका है वो गाँव का इलाका है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। यानी कि उत्तर पश्चिम के साथ साथ भारत में उत्तर पूर्व और मध्य भारत में भी कृषि का विकास हुआ, जहाँ पर सबसे पहले चावल को उपजाया गया। आगे है सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं, यानी कि जो अपना पानी दूसरी नदी में मिला देती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी कि नगरों का विकास कब हुआ, तो नगरों का विकास आज से 4700 वर्ष पूर्व हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, तो वो सिंधु नदी से शुरू हुआ। इसलिए सिंधु सभ्यता या इंडस सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं, वो यहीं पर थे। आगे बढ़ते हैं। आगे है गंगा व इसकी सहायक नदियाँ। इसके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यानी कि यहाँ पर नगरों का विकास जो है वो आज से 2500 साल पहले हुआ था, जबकि नगरों का विकास 4700 साल पहले सिंधु नदी के आसपास हो गया था। गंगा के किनारे नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। इसमें एक उदाहरण है हमारा मगध, जो बहुत ही विशाल राज्य था उस वक्त का। आगे बढ़ते हैं। देश के नाम। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। हम यही जानेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया या भारत कैसे पड़ गया। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया का, यानी कि इंडिया जो नाम था वो पूरे भारत के लिए, यानी कि जिसको हम आज जानते हैं उसके लिए प्रयुक्त नहीं था, बल्कि कुछ हिस्सों को, यानी वहाँ के सिर्फ छोटे से हिस्से को इंडिया कहा था इन्होंने। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। यानी वहाँ पे जो लोग रहा करते थे उनके ग्रुप को भरत ग्रुप यानी भरत नाम से जाना जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक कृति ऋग्वेद में भी मिलती है। यानी कि भरत नाम का जो उल्लेख है वो संस्कृत की आरंभिक कृति यानी ऋग्वेद जो है हमारा, उसके अंदर लिखा हुआ है। ये ऋग्वेद संस्कृत में लिखा हुआ है और लगभग 3500 साल पुरानी है। बाद में यही नाम जो है देश के लिए उपयोग होने लगा। यानी इंडिया जो छोटे से ज़मीन के लिए यूज़ होता था, थोड़े बहुत भूमि प्रदेश के लिए यूज़ होता था, वो पूरे देश के लिए यूज़ हुआ और भरत से बना भारत। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है अतीत के बारे में कैसे जानें। हम अतीत के बारे में किस प्रकार जान सकते हैं, तो उसमें पहला है पांडुलिपि। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट, लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ है हाथ, इससे निकला है। यानी कि पांडुलिपि वो पुस्तक होती है इसको आप हाथ से लिखते हैं, हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपियाँ कही जाती हैं। ये पांडुलिपियाँ
ताड़पत्रों यानी कि किस पर लिखी जाती थी, तो ये पांडुलिपि ताड़पत्र पर लिखी जाती थी, या फिर हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र या फिर ताड़पत्र पर या फिर भोजपत्र पर लिखी जाती थी। एक चित्र देख सकते हैं आप इसका, यानी ये है पांडुलिपि। बाद में लिखने के बाद इसमें यहाँ पर एक छेद कर दिया जाता था ताकि बाद में इसको बांध करके एक पुस्तक बनाई जा सके। इसी में आगे है अभिलेख। इतिहास लेखन के विश्वसनीय स्रोत उत्कीर्ण अभिलेख हैं। उत्कीर्ण अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी या फिर अभिलेख शास्त्र कहा जाता है। अभिलेख का मतलब वो जैसे कि हम भी बर्तन वगैरह जब लेने जाते हैं तो हम उस पर अपना नाम लिखवा लेते हैं ना, वही अभिलेख कहलाते हैं। ये प्रमुख रूप से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, कांसे की प्लेट, पत्थर के खंभे, मंदिरों की दीवार पर उकेरे जाते हैं। अतीत के बारे में जानने के अन्य स्रोत, यानी हम पांडुलिपि, इसके साथ साथ अभिलेख और सिक्के, पुरातत्व स्मारक जैसे कि प्राचीन मंदिर, प्राचीन इमारतें, मूर्तियाँ वगैरह, साहित्यिक स्रोत या फिर विदेशियों के विवरण, इनको भी पढ़ करके हम अतीत के बारे में जान सकते हैं। आगे चलते हैं, तिथियों का मतलब। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष बाद से, यानी कि जैसे कि अभी 2021 अगर चल रहा है ना, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद का 2021 है, जिसको हिंदी में 2021 या ईसवी या फिर अंग्रेजी में एडी, एनो डोमिनी कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले के सभी डेट को बीसी या फिर बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारतीय इतिहास का काल विभाजन। तो 1551 में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, यानी इन्होंने किताब लिखी थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जिनके लेखक हैं जेम्स मिल। भारतीय इतिहास का काल विभाजन 1551 ईस्वी में स्कॉटलैंड के दार्शनिक जेम्स मिल ने अपनी किताब ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटा था, जो थे हिंदू, मुस्लिम एवं ब्रिटिश। जेम्स मिल को ऐसा लगता था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पूर्व यहाँ केवल हिंदू या मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था, परंतु असल में ये विभाजन का आधार, यानी जो इन्होंने टाइम पीरियड को डिवाइड करा था, ये गलत था। क्योंकि हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में भी हिंदू धर्म के साथ साथ अन्य गैर हिंदू जैसे बौद्ध, जैन धर्म एवं परंपराओं का भी सम्मान किया जाता था। उसी प्रकार मध्यकाल में इस्लामी शासन के दौरान भी हिंदुओं को भी अपनी जीवन जीने का अधिकार था। तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि जैसे महान संत मध्यकाल में ही हुए। जेम्स मिल के विभाजन को त्रुटिपूर्ण पाए जाने के बाद, यानी इनका जो विभाजन था ये गलत था, इसको मतलब जैसे ही पता लगा कि नहीं ये विभाजन गलत है जो इन्होंने किया है, तो इसके बाद पश्चिम के इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में विभाजित किया। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, समानता जैसे आधुनिक मूल्यों के रूप में भी जाना जाता है। उनका मानना है कि ब्रिटिश जब भारत आए तभी से आधुनिक संकल्पना भारत में आई, इसलिए उन्होंने इस काल को आधुनिक तथा इससे पहले का जो टाइम था उसको प्राचीन और मध्यकाल के नाम से बताया। तो इसी तरह से भारत का जो है इतिहास वो 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ, प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक। आगे बढ़ते हैं, आगे है औपनिवेशिक भारत के बारे में जानने के लिए स्रोत। औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल पीरियड, भारत के लगभग 250 वर्षों के इतिहास को जानने के लिए प्रमुख साधन निम्नलिखित है। कौन कौन से हैं वो? तो पहला है सर्वेक्षण, यानी कि पहले क्या करेंगे हम? सर्वे। तो अंग्रेजों ने यह माना कि किसी भी देश के प्रशासनिक गतिविधियों को सुचारू रूप से परिचालित करने के लिए वहाँ का सर्वेक्षण करना अति आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इन्होंने क्या करा? 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंग्रेजों ने संपूर्ण देश के मानचित्र निर्माण का कार्य आरंभ किया। साथ ही गांव एवं अन्य क्षेत्रों के लिए राजन यानी राजस्व, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, ये गांव है और ये राजस्व संगठित सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ किया। इसके अंतर्गत भू आकृतीय अध्ययन यानी मृदा के गुणवत्ता का अध्ययन, पेड़ पौधे वगैरह वगैरह अध्ययन इन्होंने करने शुरू करे। इन्होंने असल में अपना रिकॉर्ड बनाना शुरू करा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आधिकारिक अभिलेखों से ज्ञात इतिहास। ब्रिटिश काल के इतिहास को जानने व समझने में ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा लिखे गए दस्तावेज महत्वपूर्ण स्रोत हैं। भारत में ब्रिटिश शासन अपने सभी आधिकारिक प्रतिलेख यानी जो भी रिकॉर्ड थे उनको वो लिखित रूप में रखा करते थे। उनका मानना था कि किसी भी दस्तावेज को लिखित कर यानी लिख कर रखना बहुत ही ज़रूरी है। उन्होंने अपने सभी निर्णयों
समझौतों, अन्वेषणों को सुरक्षित रूप में रखा, जो इतिहासकारों के लिए एक प्रमुख साधन बन गया उस वक्त को समझने में। यानी सारे रिकॉर्ड्स हमारे को मिल गए ईजिली, जिसको हम पढ़ करके सब कुछ समझ सकते हैं वहाँ पे। परंतु इनके द्वारा लिखे गए दस्तावेजों में पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण की झलक मिलती है, क्योंकि उन्होंने जो भी चीज़ लिखी है ना, उसमें जन सामान्य यानी जो लोग नॉर्मली जो लोग रहा करते थे उनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। अभिलेखागार उस स्थान को कहा जाता है जहाँ पर ऐतिहासिक पांडुलिपि या दस्तावेज को रखा जाता है। यानी कि जो ऐतिहासिक पांडुलिपि या दस्तावेज है उसको जहाँ रखा जाता है वो होते हैं अभिलेखागार। उस जगह को क्या कहते हैं? अभिलेखागार। तीसरा पॉइंट है समाचार पत्र एवं साहित्य। मुद्रण के आविष्कार के बाद समाचार पत्र एक सामान्य प्रक्रिया हो गया। यानी मुद्रण मतलब छपाई। छपाई जब स्टार्ट हो गई तो समाचार पत्र छपने शुरू हो गए, और समाचार पत्र जो थे ना वो लोगों के बीच वर्नाकुलर माध्यम के द्वारा चर्चित हो गए। समाचार पत्रों में सामान्य जीवन तथा संस्कृति को भली भांति उकेरा गया, यानी बहुत अच्छे से उसमें बताया गया है सामान्य जीवन के बारे में और वहाँ की संस्कृतियों के बारे में। इसके साथ साथ साहित्य के अन्य प्रचलित साधनों जैसे उपन्यास व धार्मिक उपबंध भी हमें उस समय की विस्तृत जानकारियाँ देते हैं, यानी कि उस समय के बारे में काफ़ी कुछ बताते हैं। तो इस पहले चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही था अतीत के बारे में जानने के लिए कि क्या, कब, कहाँ और कैसे। हमने जाना इसके अंदर कि लोगों ने कहाँ रहना शुरू करा, कृषि की शुरुआत कहाँ हुई, कितने साल पहले हुई, शहरों का विकास, नगरों का विकास कब हुआ, गंगा नदी के पास नगरों का विकास कब हुआ, हमारे देश का नाम किस प्रकार पड़ा। तो इतना ही है इस चैप्टर के अंदर। ये जो चैप्टर हैं, ये जो वीडियोज़ हैं, ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी काम आएंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं तो उसमें भी काम आएंगे, और साथ ही साथ अगर आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यानी सीटेट वगैरह किसी टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें पेपर 2 सोशल साइंस के लिए, तो उसमें भी ये आपको बहुत ही काम आएंगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करें इसको, और बेल आइकन को ऑन करें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें भी बताएं। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी ब्लॉग। यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सारी PDF मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।